करते हैं, सनातनी हैं, आज तक हमको अगर किसी ने संरक्षण दिया है यहाँ पर हिंदुस्तान में, हमने थोड़ा गद्दारी किया वो अलग बात है, कि हम किराए पे रहते थे और बाद में वो मकान ही नहीं हड़प नहीं, लिया हम हमने। ये कोई नहीं 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 नहीं, ये यहाँ पे कोई विषय नहीं है। यहाँ पे एक सीधा सिद्धांत है कि जब तक कोई मेरे सामने मुसलमान बन के नहीं आ रहा है, हमें उसके सामने हिंदू बन के जाने की जरूरत क्या बिल्कुल, है? बिल्कुल सही बोले आप, सहमत हूँ मैं, क्या जरूरत है? सहमत हूँ, आप बताइए ना। सहमत हूँ। जब तक कोई अपनी मूछ मूछ उमेटते हुए हमसे ये नहीं कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, हुँ, तब तक हमें जनेऊ हाथ में निकाल के उसको बताने की जरूरत क्या है मैं ब्राह्मण हूँ। बिल्कुल सही बात है। नहीं पर आपने लेकिन नहीं, अगर नहीं, नहीं, कोई अहंकार दिखा के मुंह चैठे के कहेगा कि मैं क्षत्रिय हूँ, तो फिर हम भगवान परशुराम जी का फरसा लेके चैलेंज से कहेंगे कि मैं बिल्कुल ब्राह्मण हूँ। 100% सहमत है, पर मनोज जी जैसा आपने लिखा है ना सनातन ब्राह्मण चौपाल, तो उसके ऊपर से इन्होंने थोड़ा, हमारी बेगम ने थोड़ा ये बोल दिया, जब मैं आपको सजेशन दे रहा था कि क्यों ओनली ब्राह्मण अलाउड, तो उन्होंने बोला कि आप गए क्यों? तो वो मज़ाक की बात है, कोई सीरियस नोट नहीं है। जी। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हमने तो आपकी आईडी देख ली, प्रोफाइल आपकी चेक की, उसमें कांग्रेस की बहुत सारे ट्वीट हैं, फिर भी आपको सम्मान समेत स्पीकर दे के आपके विचार जानने के लिए आपको आमंत्रित किया कि आप अपने विचार बनाएं। ब्राह्मण चौपाल और सनातनी ब्राह्मण चौपाल। सनातनी ब्राह्मण का मतलब है, ब्राह्मण अगर कोई कथा कहता है या आपके यहाँ कोई आलिम जो आपके यहाँ होते हैं जिनके पास कोई इल्म होता है, वो अगर कोई ज्ञान की बात बता रहे हैं तो क्या आधार कार्ड चेक करके बोलते हैं कि इसमें सारे मुसलमान हैं? या कोई विद्वान ब्राह्मण जो है जब कोई ज्ञान की बात बोलता है तो सामने बैठे हुए भक्तों के आधार कार्ड चेक करता है कि यहाँ सब ब्राह्मण है कि नहीं है? जाति का मतलब ये होता है कि जो हमारे पूर्वजों की परंपराएं, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी शादी जो है, मेरी पत्नी ब्राह्मण होनी चाहिए, ये उसके लिए हमें ब्राह्मण देखना है। अब हम ब्राह्मणों के यहीं खाएंगे, उन्हीं की दुकान से सामान खरीदेंगे, उन्हीं से सब कुछ करेंगे, तो ये तरीका जातिवाद है। और ये जातिवाद ये होता है। जातियां केवल इसलिए बनाई गई हैं कि आप अपनी माँ बहनों को अपनी बिरादरी में दें और उनके साथ लाएं, ताकि आपके रक्त की शुद्धता, आपके डीएनए की शुद्धता बनी रहे। लेकिन आम व्यवहार में अब हम सड़क पर चलेंगे तो भारत में क्या कोई ऐसी रोड है जो ब्राह्मणों के लिए केवल अलग हो, या मुसलमानों के लिए अलग हो, या पारसियों के लिए अलग हो? दूसरी चीज, एक मोटी मोटी बात हम आपको बताते हैं कि हमको भूख लगी है, हम उस विषय पे बात करेंगे कि हमें भोजन चाहिए। अब पता चला हमें भूख लगी है और हम चर्चा कर रहे हैं कि फलाने व्यक्ति के यहाँ तो जो है आज 5 प्रकार की सब्जी बनी है, फलाने के यहाँ जो है वो पनीर खा रहा था, फलाने के यहाँ गए थे तो वो ये कर रहा था। इससे हमारा पेट नहीं भरना है। तो अपनी बात आदमी को अपने विषय पे बात करनी चाहिए। दुनिया के विषयों में भटका हुआ व्यक्ति जो होता है ना, उसी को बोलते हैं कंफ्यूज। और वो ना कभी खुद कुछ कर पाता है, या जिनके साथ बैठता है उनको भी भ्रमित कर देता है। तो ये यहाँ के सिद्धांत नहीं है, और ना इस विषय पे हम लोगों को कोई बात करनी है। ये भारत के नेताओं की बात है। भारत के नेता जो है इस पर चर्चा करें, क्योंकि एक की सरकार जो है वो हिंदू मतों से बनती है, दूसरे की सरकार जो है मुसलमानों के मतों से बनती है। यहाँ पे हम सरकार नहीं बना रहे हैं, यहाँ हम सनातन धर्म की चर्चा करते हैं। जिनको सनातन धर्म के आराध्य देवी देवताओं का जो सम्मान करते हैं, उन सबका हम अपने स्पेस में स्वागत करते हैं। उन सभी लोगों का हम अपने स्पेस में स्वागत करते हैं जो राष्ट्र हितार्थ से बात करते हैं। यहाँ इस प्रकार का कोई विषय नहीं है कि ब्राह्मण इकट्ठे होकर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लें, ब्राह्मण इकट्ठे होकर किसी का अपमान कर दें, ब्राह्मण इकट्ठे होकर किसी की माताओं बहनों की मर्यादा का हनन कर दें। कोई मतलब नहीं है। हम ब्राह्मणों को यहाँ इकट्ठा करते हैं, हम अपने लिए संरक्षण एक्ट की मांग करते हैं, किसी के शोषण की मांग नहीं करते हैं। हम यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हम अपने समाज के निर्धन बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, किसी की शिक्षा के अधिकार को नहीं छीनते हैं। हम यहाँ पे इकट्ठे होकर बात करते हैं अपने समाज की गरीब कन्याओं के विवाह की। हम किसी भी कन्या की शादी में बाधा उत्पन्न के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। हम पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव मानसिकता के साथ अपने समाज के उत्थान हेतु हैं, और ये अधिकार सभी का है। क्षत्रिय समाज भी उनके भी संगठन है, वो अपने समाज में बैठ के क्या करते हैं, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जी सृजन सनातन भाई, आप हैंड टच किए हुए हैं, आप अपने विचार रखें। चुनाव बहिष्कार भैया, आप बहुत दिनों बाद आए हैं, हम आपको स्पीकर
माइक सेंड कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करें। सृजन भाई आप अपने बात रखिए, तब तक हम अरविंद पांडे जी और आदि लोगों को स्पीकर पर लेते हैं। सीताराम प्रभु, सभी को सीताराम। मनोज जी, मुझे आपके 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। सुन पा रहे हैं आप मुझे? मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहा हूँ भैया, बोलिए। सुन पा रहा हूँ, बोलिए। आपके 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। पहला तो आपने जो उस व्यक्ति का नाम लिया, जो भी मोहसिन आपका मित्र है, उसकी दुकान पे आपको एक हिंदू के रूप में भैया या अगर भाई साहब अगर आप वो कुछ ब्लूटूथ वगैरह या कुछ यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा डायरेक्ट बोलिए, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही, सुनाई नहीं दे रही है। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने जो प्रश्न किए थे 2, एक वो जो मोहसिन की दुकान में नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल आपको नहीं जाना इसमें चाहिए। आवाज आ ही नहीं रहा है किसी का। सुनाई दे रहा है आपको? मैंने ब्लूटूथ हटा दिया। जी, सुनाई दे रहा है? जी जी, सुनाई दे रहा है। जी, तो वो मोहसिन की दुकान आपको नहीं जाना चाहिए। और दूसरा बात जो आपने बोला ना कि भारत में कोई ऐसा स्थान है जहाँ केवल मुस्लिम जा सकते की रोड है और या ब्राह्मण की रोड है, तो ब्राह्मण की तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन मुस्लिम का मार्ग है। ऐसे भारत में बहुत सारे मिनी पाकिस्तान है जहाँ पे आप अपनी धार्मिक यात्रा जहाँ से नहीं निकाल सकते। तो ये 2 प्रश्नों के आपके उत्तर देना था मेरे को। धन्यवाद। उसको हम और आप रोकेंगे कि भारत के शासक रोकेंगे? शासक, जो शासन में है, जिसको हमने मत दे के अपना विधायक और सांसद बनाया है, वो रोकेगा। जो पुलिस है, जो सेना है, सीआरपीएफ है, वो। आप तो फिर इसका मतलब आप पाप के भागीदार हो गए। आपके शासक तो 32 लाख किट बांट रहे हैं बिहार में मुसलमानों को ईद पे। मेरा दुर्भाग्य है ये। आपने क्यों उनको वोट दिया? मेरा आपने उनको वोट क्यों दिया? मौलाना मोदी है, वो मुझे पता नहीं था। ये मेरा दुर्भाग्य है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे। वो मौलाना मोदी है, ये मुझे पता नहीं था कि गुजरात में वो संघ का प्रचारक बन के किसी मस्जिद में बैठ के संघ का प्रचार करता था। ऐसा तो मैंने कोई संघ का प्रचारक इतिहास में नहीं देखा है ना। बाकी अब वो फकीर है, चाहता तो वो अपने आप को साधु संत वैरागी सन्यासी बोल सकता था, लेकिन उसने आपको अपने आप को इस्लामिक फकीर बताया। हम मूर्ख थे, हमें समझ में नहीं आया था। औलिया है, महामानव है ना वो, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए हमारी अच्छा, गलती है। आप ये स्वीकार करते हैं कि भारत के हिंदुओं ने दही के धोखे चूना चाट लिया बीजेपी को चुन जी, के? जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। ये मेरी गलती है। मेरे पास उससे अच्छा विकल्प अभी है भी नहीं वर्तमान में। दुःख मेरे लिए ये है। विकल्प अच्छा, आपको जैसे भोजन ना मिल रहा हो, आप भूखे हो और भोजन का कोई विकल्प ना हो, तो आप धतूरा या सल्फाज या जहरीली कोई घास खा के पेट भरेंगे अच्छा, तो क्या? कि भूखा रहेंगे? एक मतदाता के रूप में मुझे कि भूखे एक रहेंगे? मतदाता के रूप में मुझे क्या करना चाहिए, फिर आप बताएँ? नहीं तो ये संविधान में कहाँ लिखा है कि जो मतदान नहीं करेगा उसको फांसी की सजा या मृत्यु दंड हाँ, ये मिलेगा? बात आपकी सही है। नहीं है? नहीं, मैं नोटा दबा सकता हूँ ना जाके। शादी हो गई नहीं, अभी आपकी? नहीं हुई। अभी सुखी हूँ। तो अब मान लो शादी के लिए लड़की आप देख रहे हो, ये 4 बार घर से भाग चुकी है, 3 बार, एक 2 बार। तो पत्नी की विकल्पहीनता में या अच्छी कन्या की विकल्पहीनता में 2 बार जो भागी है वो सबसे अच्छी है चरित्र में, उसको अपनाओगे आप? विकल्पहीनता है ना? कठिन प्रश्न है। मैं क्यों? आपके अपने जीवन का मामला आएगा तो विकल्पहीनता नहीं है। देश की जहां बात आएगी वहां विकल्पहीनता में औलिया फकीर और मौलाना को चुन लोगे, क्या गलती हो मतलब गई है ना, भैया? गलती हो गई हमसे। हम बोल तो रहे हैं अगली बार नोटा दबाएँगे। गलती हो गई हमसे। बोल तो रहे हैं आपसे हम। हाँ। अगली बार नोटा अरे बहुत दबाएँगे। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमें प्रत्यक्ष मिलेंगे तो हम आपको फूल माला पहना के अपने भाई का हम ऐसा स्वागत हमने करेंगे आपसे इस क्या बात बोल पे। दिया जो आप फूल मालाओं तक पहुँच गए? फूल माला भवानी के वीरों के लिए रहने दो। मैं कायर हूँ। आपने सच बोला, कम से अरे कम तो मेरे गलती हुई भाई भाई, तो। आपने सच अरे गलती बोला। हुई तो हम मान रहे ना भैया कि हम मूर्ख थे, हमसे गलती हो गई यार। अब गलती हम छुपाएंगे? देखो, एक हम्म असत्य को छुपाने के लिए 100 असत्य बोलने पड़ते हैं, और मेरे पास इतनी बुद्धि है नहीं। इसी बात पे हम आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ तो भाई गलती कर रहे हैं और मान नहीं रहे हैं, वो अभी भी कह वो रहे हैं कि सबसे बड़े हिंदूवादी वो वही मूर्ख हैं। मनुष्य है जिसके अंदर अहंकार है। वो मनुष्य मूर्ख है। उसने गीता नहीं पढ़ी, उसको गीता पढ़ा दो। बस बस बस, आपके सच स्वीकार करने पे ही हमें बहुत खुशी हुई, वही मेरे कहने का केवल मतलब था। जी बोधिसत्व राकेश पांडे जी, आपके विचार भैया बहुत अच्छे लगे। आपने सच बोला कम से कम।
और आप प्रथम व्यक्ति हो इस स्पेस में जितना दादा स्पष्ट दादा रूप विषय पे आइए। से अपनी वो जो विचारधारा। है जो लड़का बोलिए था बोलिए बोलिए। बस्ती में मर गया था, उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है। बैक डेट में ऐसा जो है बताया जा रहा है। ठाकुर साहब क्षमा चाहेंगे आपसे, जो है सृजन सनातनी ठाकुर साहब। तो हम लोग इस पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए, जिसका आपने लगा रखा हो। और जो प्रयागराज वाला है ना, उनकी लाश जो है पहुंच गई है उनके गांव, और उनका दाह संस्कार भी हो गया है। अब यहाँ से जो जा चुके हैं। और उसके बाद वो लड़के के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है उसके डेथ होने के बाद। मतलब सोच लीजिए, ये तो हाल है भारतीय जनता पार्टी का। यानी कुल मिलाकर के उसके पहले ही उसको लेके गए थे, यानी एफआईआर नहीं दर्ज किए थे। और अगर नाबालिग के खिलाफ तुमने एफआईआर दर्ज की थी तो उसके घर वालों को तुमको सूचित करना चाहिए था, या उसको जुवेनाइल जेल में रखना चाहिए था। अगर तुमने चालान भी काट दिया था, 2 दिन तक उसको कैसे रखे रहे भाई थाने में? नाबालिग को तो रख नहीं सकते थे थाने में। और एक दादा, एक चीज आपको और बता दें कि जो जानकारी मिल रही है बड़ी ही मतलब कि ऐसी चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सुन ही नहीं पाता था, मतलब वो सुनने की क्षमता ही उसके अंदर नहीं थी। तो ये भी एक ऐसी जानकारी मिल रही है। अगर ये सच है तो भाई बहुत ही बुरा हुआ। तो अभी सौड़ आर्मी वाले सूरज भैया आते होंगे, तो उनसे पूछा जाएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है कि जगह सुन नहीं सकता था, तो भाई साहब ये तो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार है। कुल मिलाकर के ये बहुत ही शोचनीय। एफआईआर की जो कॉपी है उसको मैंने लगा रखी है, जिसमें वो सुर्ती मांगता है, उसके बाद झगड़ा करता है। झगड़े में सिर्फ जो है उनको जो है एक थप्पड़ मार देता है, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन उस पर बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया गया है ताकि जो है जस्टिफाई हो सके। चलिए मान लीजिए आपने जुवेनाइल को बैठा भी लिया था, उसकी उम्र भी कम थी, तो भाई साहब आपने उसको जुवेनाइल कोर्ट को क्यों नहीं बताया? और ऐसा उसका सीओ बता रहा है कि उसको पता ही नहीं था। तो एक ऐसा सीओ है जिस सतेंद्र तिवारी, जिसको यही नहीं पता था उसके थाने के अंदर हो क्या रहा है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा मामला जो है लीपा पोती जैसा लग रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो है जो भी नेता अगर मिलता है उससे पूछा ना चाहिए कि भाई तुमने जो है मरने के बाद उसका एफआईआर का कॉपी जो है कैसे निकाल रहे हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो जुवेनाइल था तो तुमने उसको थाने में कैसे रखा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले कितने नीचे गिर चुके हैं कि एक गरीब ब्राह्मण जो सुन नहीं पा रहा है, अगर इसमें जरा भी सच्चाई है, और उसको जो है थाने में रख रहे हो। और उसका जो सीईओ है वो कह रहा है कि उसको पता ही नहीं है। तो या तो ये सीईओ झूठ बोल रहा है, या तो थाने में रखने वाली बात झूठ बोल रही है। कुल मिलाकर के बेचारे गरीब लोग हैं, तुमको परेशान करने के लिए एक एफआईआर की कॉपी उसमें दिखा रहा है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी। अगर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी तो उसका मेडिकल क्यों नहीं कराया गया, और उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? जुवेनाइल जेल में भेजते तुम। जब उसकी तुमने एफआईआर दर्ज कर रखी तो 2 दिन तक थाने में रखने का क्या तुक था भाई? जरा इस मामले को थोड़ा अध्ययन कर लें। और एक बात हम आपको और बता दें, एफआईआर उसके खिलाफ थी तो अब वो उतनी और विकास गंभीर दुबे ने इतना बड़ा कांड साजिश जो किया था। विकास दुबे ब्राह्मणों के के खिलाफ एनकाउंटर के भारतीय बाद जनता उसके पार्टी कर अपराध रही की है, सारी फाइलें उसके बंद खिलाफ कर दी गई। इंगित कर रहे हैं। क्योंकि जब भाजपा ने इससे अभी लाभ क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी राकेश भैया, हम ये पूछ रहे हैं कि उसके मरने के बाद इन्होंने जो मुकदमा दिखाया है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, वो बताइए। राकेश जी, आपसे कुछ पूछा गया, आपको सुनाई दिया? पता है, इससे बात ये है ना कि उसको बैठाया गया था बिना किसी एफआईआर के लिखे ही। और अगर एफआईआर लिखी गई थी तो उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करके उसका मेडिकल क्यों नहीं कराया आपने? इसमें भी तो पॉइंट बनता है कि अगर उन्होंने एफआईआर चलिए बैक नहीं, डेट में ही ये लॉन्च कर मतलब ली थी तो उसका आप इनका जो डेट पड़ा वो 25 तारीख का पड़ा हुआ है एफआईआर का। अगर 25 तारीख का एफआईआर का डेट है तो उसको इसका मेडिकल करा के मजिस्ट्रेट क्या है क्यों नहीं आपने पेश किया? ये भी तो बात हो सकती है। आप उसमें डेट देखिए, मेरी पोस्ट में लगा हुआ है उसका एफआईआर का।
नहीं नहीं नहीं, FIR का हमने मान लिया। उस लड़के ने एक थप्पड़ मारा था, चूने की तम्बाकू मांगी, विवाद हुआ, एक थप्पड़ मारा, वो थाने में बंद हो गए। उसको थाने में आप ले आए, एक थप्पड़ मारने का गुनाह था, आप उसको थाने ले आए और उसके आपने सजा के तौर पे उसको इतना मारा कि वो मर गया। अब हम आपके खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि आपने किसी व्यक्ति को इतना मारा कि वो मर गया, तो वो एक 2 सिपाही और एक वो जो अधिकारी है वो हमको सौंप दिया जाए, तो हम न्याय करके मार मार के उनको मार दें। क्या चूतियापंती है ये, मतलब बेशर्माई की हद होती है। ये शासन चलाएंगे, ऐसे सत्ता चलाओगे? और हम तो स्पेस में नहीं, हम तो प्रदेश से के समस्त नागरिकों से कहते हैं कि ये आग आपके घर तक भी पहुंचेगी, अब बिल्कुल पहुंचेगी। ब्राह्मणों की आवाज भैया आप अपनी बात रखें। अखिलेश शुक्ला जी अगर सुन पा रहे हो तो अपनी बात रखिए। बालकृष्ण भैया आप आते हैं सनातनी ब्राह्मण चौपाल में, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आप फॉलो भी करते हैं हमें, और मैं आपको माइक सेंड करता हूं, कभी अपने विचार भी रखिए भाई, परिचय होता है और आपकी बात सुनेंगे, आप लगेगा कि हमारे भाई हमारे सहयोग में हैं, तो आप माइक एक्सेप्ट करें और अपने विचार जरूर रखें। अखिलेश शुक्ला जी आप सुन पा रहे हैं? नीचे हमारे पंडित जी भैया भी आते हैं, बहुत बार उनसे निवेदन किया है कि अपनी थोड़ी सी बात रखा करिए। रजनीपति मिश्रा जी के यहाँ शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है, इसलिए वो बोलते नहीं है। चुनाव बहिष्कार भैया 11:30 बजे के बाद बोलते हैं। भैया जय परशुराम सभी भाइयों को। मैं एक फोन चालू था मनोज भैया, इसलिए उस पे बात कर रहा था, इसलिए मैं आपकी बात को निगलेक्ट किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं भी फोन पे बात कर रहा हूँ मनोज भैया, मैं थोड़ी देर में मेरे मन में एक बात है, मैं उसको बोलूंगा, इसलिए मैं थोड़ा जरूरी फोन चालू है, इसलिए मनोज भैया मैं थोड़े को मेरे को समय दीजिए, मैं भी आपसे बात करता हूँ, अपने ग्रुप में भी बात रखता हूँ। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री परशुराम। ऐसा लगता था कि अभी जो है साइलेंट हो गया, इसलिए मैं बोला माइक पे था। तो दादा मुन्ना भैया देखिए, हैंड रेज किए हुए हैं, मुन्ना भैया बोलिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ बोधिसत्व जी। जय श्री हरि परशुराम सभी को। देखिए, हमें सबसे पहले जो है ये कहना चाहिए नारा, हमारा नेता कैसा हो, मनोज दीक्षित जैसा हो, क्योंकि हमें नेता की आवश्यकता है, ऐसा नेता जो समाज हित की बात कर सके। और ताकत झोंकने में मैं मनोज भाई को देख रहा हूं, रेयर है। इस एज में जो है इतनी ताकत शायद युवा नहीं झोंक पाते। ऐसा जो है ब्राह्मण रत्न हमारे स्पेस को मिला है। आज मैं देखा, सुनिए, मैं जो है
मनोज भाई का नाम लिखना चाहे एक ट्वीट में तो दीक्षित अपने आप मोबाइल बताने लगा आगे, तो मैं समझ गया कि अब इनकी प्रसिद्धि जो है बढ़ रही है। और यही तो चाहिए हमको, हमारी सोच का जो है लीडर प्रसिद्ध हो जाए तो समझिए कि आपका दुख शून्य हो जाएगा। या तो आप आगे आइए, या जो ताकत झोंक रहे हैं दिन रात आपकी चिंता कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। आपका आपकी बात कहने वाला कोई है कहाँ, सोचिए तो। इसलिए हमें जो है बिना राग द्वेष के जो नेता जो हमारी बातें कर रहे हैं उनको जो है जैसे भी हो, जिसको तन मन धन कहते हैं, जिसके पास जो है उसी तरीके से सपोर्ट करें। हम तो ये कह रहे हैं कि इनको जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि पोस्टर बैनर और ये सब जो है इनको जो है कोई कमी ना हो ये सब करने में। एक ये इनको जो है सपोर्ट किया जाए तो हमें मालूम है कि कानपुर में एक कार्यालय खोल सकते हैं फुल फ्लेश्ड, जिसमें कंप्यूटर टाइपराइटर होगा और अपना जो है दिन रात वही काम चलेगा सोशल मीडिया का 24 आवर 7x24। तो क्यों नहीं हम कंट्रीब्यूट करें उसके लिए। आप बताओ, कानपुर आप जाओगे और कंट्रीब्यूट आपके कंट्रीब्यूशन से ब्राह्मण कार्यालय खुल जाएगा तो आपका तो एक जो है वहां पे ठौर भी हो जाएगा ना, आराम से रह पाओगे, एक गिलास पानी मिल पाएगा वहां पे, आपका काम हो जाएगा, वहां से फोन हो जाएगा, कंट्रोल रूम हो जाएगा ब्राह्मण का। ब्राह्मण का जो है कंट्रोल रूम हर एक सिटी में होना चाहिए। सोचिए व्यापक तौर पे, तब आनंद आएगा। जैसे प्रचार प्रसार होगा बूथ पे जो है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो है अपने आदमी रखते हैं, तो आप इस तरीके से जो है मनोज भाई को मजबूत करिए कि ये जो है संगठन का प्रचार प्रसार कर सकें अपने। पॉलिटिकल पार्टी बने या नहीं बनेगी वो बात दूसरी है, लेकिन पहले जो है अपने ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए जो है कार्यालय खोलने होंगे और हमें हर तरीके से जो है कार्यालय खोल सकते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम ट्विटर पर ही जो है वो पैरेलल कई गतिविधियां अपनी चलनी चाहिए, एक नहीं। आपको बताएं कि ये जो दुश्मन पार्टी जिसने हमें डैमेज किया, खाजपाई, इन सबों का हिजड़ों का भी संगठन है। तो तमाम तरह के संगठन रखने से जो है ये भारत में जो है क्वालिटी नहीं देखी जाती, केवल नरमुंड देखा जाता है। आप सोचिए इस बात को, बताइए आपका संगठन नहीं रहेगा तो बिना संगठन के भाई भारतीय राजनीति तो कहती है कि आप महत्वहीन हो जाओगे। अभी मैं देख रहा हूं ये फोटो हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर को जो है, देखिए रिटायरमेंट के बाद भी कितना मजबूत हमारा ब्राह्मण ऑफिसर लग रहा है। मार डाले सब उसको, बहुत दुखद है। ओम शांति। ऐसी ये जो है ऐसा नहीं है कि पहली और अंतिम घटना है। आप जब बात कर रहे हैं तब भी कोई ना कोई घटना हो रही होगी। आपके रिश्तेदार, दूर के जो है रिश्तेदार, बहन बेटियों और क्या क्या जो है वो सब साजिश चल रही होगी, और कब आप शिकार हो जाएंगे कुछ नहीं कह सकते। आपको जो है जीरो मान लिया गया है। आपके प्रति न्यूट्रल भी रहे तब भी तो सही है, लेकिन न्यूट्रल नहीं, आपके खिलाफ साजिशें चल रही है। ब्राह्मण को गाली दे दो तो राजनीति में चमक जाओगे और एमपी बन जाओगे, यही तो चल रहा है। ब्राह्मण होना अभिशाप हो गया। हमारा क्या गलती है ब्राह्मण परिवार में पैदा हो लिए? तो कोई गलती है क्या हमारी? कोई देश जात के आधार पे और धर्म के आधार पे कोई दुनिया में जो है कोई ऐसा देश है जो कि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है? देखिए योजनाबद्ध तरीके से इसका सलूशन ये है, योजनाबद्ध तरीके से पहले तहसीलों पे एक एक आदमी आप सेलेक्ट करिए, और वो जो है उससे बूथ पे और हर गांव में जो एक एक आदमी अपने बनाए जाए। और ट्विटर में भी जो है आपको बता दूं कि अपना बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि किसी को फॉलो करिए ना, या किसी के हैंडल देखिए अच्छा अपनी सोच का, तो उसको एक फूल जो इसमें आता है टैग कर दीजिए। फूल का मतलब वो अपने आप हो जाएगा कि आप हमारे अपने परिवार के हो, आपके प्रति हम शुभकामना रखते हैं।
मैं ये करता हूं, और लगभग 5-6 मजबूत हैंडल जो है रोज हमें फॉलो करती हैं, और मैं उनको फॉलो बैक देता हूं। अभी लिमिट लग गया हमारे पर, पता नहीं इसका एल्गोरिथम क्या है लिमिट लगाने का। तो मैं जो है फॉलो बैक में कोई कंजूसी नहीं करता। जय श्री परशुराम। अभी अजीत भाई जो है हैंड रेज किए हुए हैं, आप बोलिए, फिर जो है सेकंड थर्ड राउंड में कभी मैं बोलूंगा। प्रणाम सबको। बोलिए अजीत भैया। अजीत भाई को दोबारा स्पीकर देना पड़ेगा। अजीत भैया कनेक्टिंग में हैं। हम तो मतलब 2-3 प्रकार के जो लोग आते हैं, अब भगवान जाने वो खुद मूर्ख हैं या उनको भेजा जाता है। एक भाई अभी आए थे, हमने कहा मिश्रा जी आपका स्वागत है, पहली बार आए हैं, मंच पे आए, अपनी बात रखें। स्पेस के लिंक पे उन्होंने लिखा हिंदू एकता जिंदाबाद, उनको हमने जवाब लिखा है हिंदू एकता जिंदाबाद। ब्राह्मण से हिंदू, सनातनी और सवर्ण, ये तीनों चीजें निकाल के दुनिया की कोई ताकत नहीं दिखा सकती है। ब्राह्मण हिंदू भी है, हमसे हिंदुत्व पे कोई ज्ञान ना दे। ब्राह्मण सनातनी भी है, हमको सनातनी होने का भी कोई ज्ञान ना दे। और ब्राह्मण सवर्ण भी है, तो हमको कोई सवर्ण एकता का भी ज्ञान ना दे। नारे जो है ना, नारे लगते हैं कि ब्राह्मण यूरेशियन है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। नारा ये नहीं लगता है कि हिंदू ब्राह्मण भारत छोड़ो, सनातनी ब्राह्मण भारत छोड़ो, या सवर्ण ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो जब उसमें लोग हिंदू को शामिल नहीं कर रहे हैं, सनातन को ब्राह्मण के साथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, सवर्ण को ब्राह्मण के साथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों भारत छोड़ो का जो नारा है उसको, उसका विरोध हिंदूवादी संगठन क्यों नहीं करते हैं? किसने मना किया है? क्यों नहीं सनातनी उसका विरोध करते हैं कि ब्राह्मण भी हमारे सनातन का अभिन्न अंग है, क्यों भारत छोड़ें? क्यों नहीं सवर्ण संगठन उसका विरोध करते हैं कि ब्राह्मण भी सवर्ण है, क्यों भारत छोड़ें? या तो हमारी बात करो, और अगर हमारी बात नहीं करोगे, जब हम इकट्ठे होकर अपने उत्थान की बात करते हैं कि ब्राह्मणों को संरक्षण एक्ट चाहिए, तो उस पर फिर हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और ज्ञान स्वीकार भी नहीं करेंगे किसी कीमत पे। जो हिंदुत्व की बहुत बड़ी बात करते हैं, विश्व हिंदू परिषद, जो भारत में विश्व हिंदू परिषद था, उसमें कभी चुनाव नहीं हुए थे। इन्हें हिंदूवादियों ने चुनाव कराए। और अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया जी के हिंदुत्व में और वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में अंतर क्यों है? पूज्य गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी के सनातन में और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सनातन में अंतर क्यों है? ये जानिए ना। और जब तहसील से हमको सवर्ण जनरल का जाति प्रमाण पत्र मिलता है, तो हमको सवर्ण होने के ज्ञान देने की जरूरत क्या है भाई? ब्राह्मणों को जो जाति प्रमाण पत्र मिलता है, उसमें क्या पिछड़ा वर्ग लिखा है क्या, या एससी वर्ग लिखा हुआ है? तो वो लोग जो आते हैं, हिंदू एकता जिंदाबाद, तो फिर जिस समय तुम्हारा उत्पीड़न होता है, फिर केवल ब्राह्मण वर्ग के रोते हुए क्यों आते हो भाई? फिर हिंदू नहीं आता है। अभी एक भाई जो आए थे, जो स्पेस में थे, वो हमको कह रहे थे, मैं इस चीज का समर्थक नहीं हूं, लेकिन जो आपके थप्पड़ मार रहा है, आप उसको थप्पड़ मारोगे? कि आपने कहीं सुन रखा है कि आपके सपने में कोई आदमी थप्पड़ मारता था, वो जब सामने आएगा तो उसको थप्पड़ मारोगे?
क्या मतलब बनता है भाई? अभी एक भाई आए थे, ज्ञान दे रहे थे, अभी राणा सांगा जी पे बयान आया है कि ठाकुरों, क्षत्रियों से, राजपूतों से कन्वर्ट जो मुस्लिम थे, उन्होंने कहा है कि हमने परिस्थितियों बस जो है वो धर्म बदल लिया था, इसका मतलब ये नहीं हम अपने पूर्वजों का अपमान सहन करेंगे। तो उन मुसलमानों को स्वीकार किया गया कि नहीं किया गया? राणा सांगा के सम्मान में वो कह रहे हैं कि वो मेरे पूर्वज थे, हम कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम में, और हमारे पूर्वजों का अगर कोई अपमान करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन से संगठन ने कह दिया कि नहीं तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं? लेकिन अगर ब्राह्मण ये बात अगर बोलता है कि ना तो मुसलमान मेरा आरक्षण खा रहा है, ना मुसलमान नारे लगा रहा है भारत छोड़ने के, ठीक है, और ना मुसलमान कहता है कि आप यूरेशियन है, विदेशी हैं, ना वो मेरा नुकसान करने आ रहा है, लेकिन हम हिंदुत्व के ठेकेदार बनकर मुसलमानों का विरोध करें, क्यों करें भाई? क्यों करें? 85% जिनकी आबादी है वो हिंदू नहीं है क्या? वो तो हमारा अपमान करते हैं कि तुम तो 15% हो, हम मूल निवासी हैं। तो मूल निवासी अपने मूल देश की रक्षा करें, लड़े जाके मुसलमानों से। 3% ब्राह्मण क्यों लड़े मुसलमानों से भाई? तो ज्ञान उतना दीजिए जितना सामने वाला स्वीकार कर ले, और यहाँ अंधभक्त नहीं है। वो ब्राह्मण आइडिया जिनके धोखे में आप लोग रहते हो ना, जो सुबह शाम तक जागो ब्राह्मण जागो, ब्राह्मण हिंदूवादी सरकार पूर्ण बहुमत की बना के भी अगर जाग के हमें को चौकीदारी करनी है तो फिर हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्यों देंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट? रोहिंग्या बांग्लादेशी निकालने की बात आए, जागो हिंदू जागो, मंदिर पे हमला हो जाए, जागो हिंदू जागो। लेकिन अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार, बुलडोजर सरकार और 56 इंच की सरकार के बड़े गुणगान करते हो। उस समय सरकार कमजोर नहीं होती है, जब मंदिर निर्माण का श्रेय लेते हो, 370 धारा हटाने का श्रेय लेते हो, तब वो बड़ी सशक्त सरकार हो जाती है। केवल जब हमारे आम हिंदू की सुरक्षा की बात आती है तब जागो हिंदू जागो। तो हम जाग के अपने घर की सुरक्षा कर ले रहे, और हिंदुत्व के नाम पे अगर दरवाजे पे आओगे, पुराने जूते फेंकने बंद कर दिए, माला बना के गले में डाल दूंगा। बात वो करिए जो स्वीकार हो। जी अजीत दुबे भैया बोलिए। अजीत भैया आप सुन पा रहे हो तो बोलिए, आप कनेक्टिंग में चले गए थे। डॉक्टर केशव जी, आपने स्पीकर रिक्वेस्ट की हुई है, आपकी प्रोफाइल हमने देखी, आप ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखे हुए हैं, और आपके विचार हम जरूर सुनना चाहेंगे। मनोज भैया, मैं ये बोल रहा था, अभी मुन्ना भैया ने जो बात बोला उस पर हम भी काफी हद तक सहमत है, और मैं यही बोलूंगा कि हम डेली स्पेस में कम से कम 20 लोग तो मिनिमम 20 से 25 लोग आते ही हैं। तो आप इतना टाइम दे रहे हैं, और वहाँ पे तो क्यों ना, सही बात है कि हम लखनऊ में, वो कानपुर में एक ऑफिस टाइप को करके और आपको पूरा सपोर्ट ही किया जाए, ताकि जी अजीत भैया, आप और मुन्ना भैया, हमारे पीडीएस भाई, और जिनके प्रोफाइल में तिरंगा लगा हुआ है अखिलेश भाई, आप 4-6 लोग ऐसे हैं जिनकी बात और जिनका प्रस्ताव हमारे पास आया था। तो बात ये हुई थी कि लखनऊ में, क्योंकि जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो सब लखनऊ में जाते हैं, और जहां तक लखनऊ हाई कोर्ट का क्षेत्र लगता है वहां सारे लोग लखनऊ हाई कोर्ट भी जाते हैं। और
एन कैन प्रकार किसी भी कार्य से लोग लखनऊ जाते हैं। तो कल दिन में जो एडवोकेट अजय शुक्ला जी आए थे और राजेश मणि भैया, तीनों लोगों की लाइन पे लेके बातचीत हुई थी कि लखनऊ के अंदर आने वाली जितनी भी हाईवे हैं, चाहे वो फैजाबाद से प्रयागराज से आ रही हो, चाहे वो सीतापुर लखीमपुर से आ रही हो, चाहे वो कानपुर से जा रही हो, उन सभी रोडों पे 5,000 के लमसम पोस्टर भगवान परशुराम जन्मोत्सव पे हार्दिक शुभकामनाएं और ब्राह्मण संरक्षण एक्ट बनाओ अपनी मांग को लिख के। और विधानसभा पे, लखनऊ रेलवे स्टेशन पे और इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सभी को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। विप्र कल्याण बोर्ड के अंतर्गत ब्राह्मणों के संरक्षण एक्ट का प्रावधान किया जाए। तो ये कल बात बनी थी। अपने अपने जिले में तो बात ठीक है, लेकिन राजनीतिक गलियारे तक हमारी बात कैसे पहुंचे, इसके लिए विधानसभा के आसपास का क्षेत्र और लखनऊ में जमीनी स्तर पे हमारी मांग जो है वो राजनीतिक लोगों की निगाह में आए कि ब्राह्मण अगर असंतुष्ट है तो ब्राह्मण चाहता क्या है। हम रोजगार की मांग आपसे नहीं कर रहे हैं, हम आपसे अलग देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई अलगाववाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई एंटी हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई एंटी सनातन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास साक्ष्य हैं कि हमारे समाज की 3,700 लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और निरंतर हो रही हैं। हम उसमें संरक्षण एक्ट की मांग कर रहे हैं। हम हिंसक नहीं है, हम आपसे आर्म्स की मांग नहीं कर रहे हैं कि हमें आर्म्स के लाइसेंस दिए जाएं कि हम कानून में हाथ लेके अपना बदला ले लें। हम आपसे ढाल की बात कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व वर्तमान सरकार का होता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और केंद्र की पूर्ण बहुमत की सरकारों से अपने संरक्षण की मांग करते हैं। भारत की सरकारें किसको संरक्षण दे रही, किसको आरक्षण दे रही, किसको क्या दे रही हैं, हमें उससे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। वो भी हमारे चौथे वर्ण के लोग हैं, उनको सरकार क्या देती है हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें क्या चाहिए हम उसकी बात करते हैं। हम किसी का भी विरोध करके अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहते हैं। हमारी स्थितियां परिस्थितियां देखते हुए हमको ये मालूम है कि हमारे समाज का उत्थान कैसे होगा। हम विप्र कल्याण बोर्ड, जो उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चुनावी सभा में वचन दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो हम पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। हम उनको उसी वादे का इस स्पेस के माध्यम से प्रतिदिन स्मरण कराते हैं कि कृपया सरकार बने हुए 2 साल होने जा रहे हैं और हमारी बात जो आपने बोली थी वो पुरोहित कल्याण बोर्ड अभी तक क्यों नहीं बना। तो इस विषय पे हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा करते हैं और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर केशव जी आप बात रखें और कोशिश करें। जब तक हम यहाँ पे कांग्रेस बनके कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगते हैं तब तक यहाँ पे कोई भाजपाई बन के सामने ना आए। जब तक हम सपा बसपा कांग्रेस कोई राजनीतिक किसी दल का पक्ष नहीं रखते हैं तब तक किसी भी प्रकार का राजनीतिक दलों का समर्थन इस मंच पर स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पे ब्राह्मणों के संरक्षण और ब्राह्मण समाज के उत्थान की बात होगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार के विचार स्वीकार नहीं है। जी डॉक्टर केशव जी अपनी बात रखिए। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आप लोग की बात सुन रहा था, आपकी व्यथा भी से भी मैं सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अभी 11 साल हो गई है मतलब राष्ट्रवादी सरकार को, और राष्ट्र हित में जो काम हो रहे हैं, जो सड़कें बन रही हैं, जो आयुष्मान योजना के तहत मतलब सारे देशवासियों का जो इलाज हो रहा है मुफ्त में। देखिए बात घूम के वही आ गई, ये हमें भी दिख रहा है। मैं पेशे से पत्रकार हूँ, नेशनल चैनल में हूँ, स्पेस में वो परिचय नहीं दे सकता आपके। और सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। तो आपके परिवार में जो लोग मर चुके हैं उनके पास तक ये लाभ पहुंच रहा है क्या? ये लाभ जो मृतक हैं उनके पास तक पहुंच पा रहा है क्या? मतलब एक 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियों में बीएचयू से लगा के अशोका यूनिवर्सिटी से लेके जेएनयू में नारे लगाए जा रहे हैं ब्राह्मणों भारत छोड़ो।
और हम केवल चिकनी सड़कें देख के और राष्ट्र की तरक्की देख के जो है हम बात ना करें, हम बात ना करें। फिर जब एक वर्ग ने अभी भारत बंद किया था कि आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होगा, उसके विरोध में भारत बंद किया था, वो भारतीय जनता पार्टी ने बात क्यों क्यों मान ली थी? क्यों नहीं उस वर्ग को ये सड़कें और भारत का विकास और विश्व गुरु भारत दिखाई दिया था? उनको तसल्ली नहीं हुई थी ना। उनका अधिकार जब छीना गया तो भारत बंद का आह्वान किया था ना चंद्रशेखर रावण ने, गुर्जरों ने अपने आरक्षण के लिए किया था ना, वोट बैंक के लिए बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी मंडल कमीशन लाए थे ना। उस समय भारत निर्माण की बात क्यों नहीं हो रही थी? भारत निर्माण के लिए मतलब एक सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं कि कोई कहे कि भारत का निर्माण हो रहा है, हमारे बेटे को मुगल अंकराता मार दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बेटे को जो है वो खालिस्तानियों से युद्ध में मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार की नीतियों से हमारे बेटे की मृत्यु हो जाए, उसके बाद हम भारत निर्माण देखें। मैं क्षमा चाहता हूं केशव जी, सॉरी, आप वो बात रखिए जो स्वीकार करने वाली हो। मैंने आपसे बोलने से पहले ही ये बात बोल दी थी। नहीं, अब आप माइक बंद करके मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर मेरी बात आप समझेंगे कैसे? खैर नहीं कोई नहीं, बात नहीं। हम उसको पहले ही बोला था ना कि आप किसी राजनीतिक दल की बात मत करिए। हम कांग्रेस बनने के लिए नहीं, कह रहे हैं क्या आपको मैं कांग्रेस को बोल? देखिए, जब जो हमारे प्रधानमंत्री है वो थोड़ी ना किसी दल, जब वो पहुंच जाते हैं वहां पे तो वो किसी दल को थोड़ी ना करते हैं, वो देश को मतलब बिल्कुल represent करते करते हैं, हैं, है ना? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अभी 15-20 दिन पहले उनका स्टेटमेंट था कि पीएम को गाली देने का मतलब है पिछड़े वर्ग का अपमान। वो हिंदू है कहाँ? पीएम पीएम को गाली देने का मतलब प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश का कहाँ पद है, बोला? उसका अपमान नहीं था, वो पिछड़े वर्ग था। तो फिर मतलब वही वाली बात अभी आ जाएगी। कहाँ बोला? साक्ष्य दें क्या? आपको भेजें डीएम में? डीएम में भेजें? दूसरा बयान आप सुनिए, ऊपर लगा दीजिए, बाकी सबको, ऊपरी ऊपरी मुझे लगा, अकेले बताने से चलिए क्या चलिए, होगा? अब अभी कोई वक्ता बोलेगा तब हम ऊपर लगा देंगे। दूसरा बयान सुनिए प्रधानमंत्री जी का। कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रथम पद, प्रथम नागरिक का अपमान किया। उस पर माननीय मोदी जी ने क्या कहा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी का अपमान, SC/ST एक्ट मतलब संविधान के सर्वोच्च पद पर जो आदमी बैठा है उसका अपमान जो है वो बड़ी चीज नहीं है। SC/ST एक्ट वर्ग का अपमान है। क्या मतलब बनना है इस बात का भैया? जातिवादी तो प्रधानमंत्री है, हम उनको हिंदूवादी नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। नहीं तो देखिए, जाति से उठकर ही तो वो मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं। आप ही मतलब जातिवाद को बढ़ा रहे हैं कि ब्राह्मण बिल्कुल नहीं संरक्षण कर एक्ट रहा है, बनाओ। बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल करेंगे। आप जब अपनी 32 लाख पहचान मुसलमानों अलग को कर वो रहे हो ना, ईंट आप ही मार जात सकते पात हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पिछड़े वर्ग के, मेरे जीते जी SC/ST एक्ट पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कोई नहीं छू सकता। पिछड़े वर्ग के लिए और SC/ST एक्ट के लिए प्रधानमंत्री इतना सीना ठोक के बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए क्यों नहीं बोले आज तक भाई? क्यों नहीं बोल सकते हैं? जनरल के लिए क्यों नहीं बोल सकते हैं? दिल्ली के चुनाव में अभी घोषणा की थी ना, अगर भाजपा सरकार बनेगी तो SC/ST के बच्चों को जो है वो हम 1,000 रुपये महीने, जो उच्च शिक्षा में उनको 15,000 रुपये महीने देंगे। इसमें जातवाद नहीं दिखा था, ये जातवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रोकने के बावजूद भी 25 नए अपराध बढ़ा के बिना जांच के, बिना जमानत नहीं मिलेगी, SC/ST एक्ट बिल लाए थे, वो जातिगत नहीं था। मतलब तुम्हारे प्रधानमंत्री जो है SC/ST वर्ग के लिए संरक्षण एक्ट ले आए, वो जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण संरक्षण एक्ट मांगेंगे तो ये आइडेंटिटी अलग है। मैं क्षमा चाहता हूं डॉक्टर केशव जी, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जितनी उम्र होगी, जो आवाज से आपकी लग रहा है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। संघ की ITC और 3 वर्ष का प्रशिक्षण लिए हुए हूं। भारतीय जनता पार्टी जिले का 3 बार पदाधिकारी रहा हूं, बाल अध्यक्ष रहा हूं, मंडल अध्यक्ष रहा हूं। जितना मैंने भाजपा का 35 वर्ष काम किया है, शायद 38-40 वर्ष आपकी टोटल उम्र होगी। लेकिन अब हम फर्जी हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर सकते हैं, किसी कीमत पे नहीं करेंगे। हिंदुत्व की जरूरत मणिपुर में है, चले मोदी जी काम करें, मैं उनके साथ चल रहा हूं। हिंदुत्व की जरूरत कश्मीर में है, चले भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम जाके वहां उनके साथ काम हिंदुत्व के लिए। हिंदू बाहुल्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है, और यहाँ पे भी तो कहते हो जागो हिंदू जागो, काहे के लिए जागे?
हमको जाग के अपने घर की सुरक्षा करनी है तो फिर हम चौकीदार क्यों चुनेंगे? क्यों चौकीदार चुनेंगे जब हम जग के अपने घर की रक्षा कर लेंगे? तो केशव भैया मतलब उस तरीके की चीजें जो हैं वो इस स्पेस में है नहीं है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के काफी स्पेस चलते हैं, वहां पे बात करें। यहाँ आप कन्विंस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जिन अस्त्र शस्त्रों से आप हमें कन्विंस कर रहे हो ना, हम भाजपा और संघ की प्रयोगशाला में तैयार करे हुए अस्त्र हैं खुद। हमको भी भाजपा ही ने बौद्धिक में तैयार किया है, हम भाजपा में ही तैयार हुए हैं। आदरणीय मनोज जी, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ थोड़ा सा। नहीं, इनका हाथ खड़ा नहीं है तो आप इनको देंगे बात करने के लिए? हमारा सिंबल आ नहीं रहा। हाँ, अब आ गया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि बाद देखिए, में बोलिएगा, पहले ये बताइए कि आपने उसकी हत्या क्यों कर दी? जो उस बस्ती में एक लड़के की आपने हत्या क्यों कर दी? कौन भारतीय सी जनता बस्ती में लड़की पार्टी ने है? बस्ती में एक अरे कान वो से छोड़ो बहरे यार, लड़के बस्ती को में मैं पीट पीट के मार डाला। भैया वो पुलिस को बहुत से राकेश भैया, चलिए डॉक्टर केशव जी सुन लेते हैं और उसके बाद हम अजीत भैया को सुनेंगे। डॉक्टर केशव जी आप अपनी बात रख ही लीजिए। नहीं, बात रखने के लिए आप मौका ही नहीं दे रहे मेरे को, आप बार बार म्यूट कर रहे हैं, तो फिर मैं कैसे रखूं अपनी बात? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि अगर हर कोई अपनी एक्ट मांगेगा, हर कोई अपने लिए मतलब स्पेशल कंसेशंस मांगेगा, तो कहाँ जाएगा ये देश? मतलब जात पात के नाम पे ही मतलब ये देश इतना बढ़ गया है। और पिछले 11 साल में हम देख रहे हैं हर कोई मतलब ये एक्ट बनाओ, वो एक्ट बनाओ, ये मतलब जाके इसका मंदिर तोड़ दिया, जाके उसका मूर्ति तोड़ दिया, इसी पे मतलब एक दूसरे को मतलब लड़ाया जा रहा है। तो आप कब मतलब ये सब को छोड़ के हिंदू कब बनोगे आप? अच्छा आप आप रामनवमी दूसरों को डॉक्टर डॉक्टर केशव जी, आप 2016 में जब के लिए एससी बंद एसटी कर एक्ट मजबूत हुआ था, उस समय आप क्यों नहीं बोले ऐसा? अभी 32 लाख लोगों को सौगातें मोदी बटा, तब क्यों आप नहीं बोले? ये सब कुछ जातिवाद नहीं है। अब एससी एसटी होगा तो आप जातिवाद नहीं बोलेंगे। एक प्रधानमंत्री मंच से बोल रहा है कि 5,000 साल तक तुमने मुझे पानी नहीं पीने दिया, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया। अब किसी को मौका मिलेगा तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं? तो तुम समाज को उकसा रहे हो लड़ने के लिए। और जब ब्राह्मण अपने अधिकार की बात करे तो फिर आपको राष्ट्रवाद समझ में आने लगता है, सद्भाव समझ में आने लगता है। भाई कहाँ से सीखते हो यार दोगलापन ये सब? अगर अगर ऐसी बात है, समानता की बात है, हम चलिए कुछ नहीं मांगेंगे। सारे जितने भी जातिवादी जितने भी कानून हैं इनको सब खत्म करो ना। अभी सत्र अगले सत्र में सब खत्म करो। वक्फ बोर्ड खत्म करो, एससी एसटी एक्ट खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, और अल्पसंख्यक आयोग खत्म करो। मत दो मुझे कुछ। सारे आयोग जितने भी जातिवाद के आधार पर बने हुए हैं, अगर गड्स है तो सब बंद कराओ, हम कुछ नहीं मांगेंगे। कहाँ गए केशव जी? बोलिए, जवाब भैया दीजिए, क्या ऐसा मैं संभव है? प्लीज एक बात, मैं बिना म्यूट किए मेरी एक बात सुनिए आप, ठीक है? आप जो कह रहे हैं ना कि सौगात मोदी के नाम पे जो आप एक मिनट केशव भैया, बच्चे आप बोलिए। को बिल्कुल पीटने में वक्त कोई ब्राह्मण बच्चा होगा ना बेचारा। एक मिनट राकेश भैया, एक एक करके देखिए। डॉक्टर केशव अकेले बोल रहे हैं, उनसे एक एक व्यक्ति बात करे। सारे लोग मिलकर बात करेंगे तो जवाब नहीं मिल पाएगा। हम एक सीधी बात कह रहे हैं। बाबा जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी। इतनी तो किसी राजनीतिक दल की भारत में औकात ही नहीं है, मतलब कि वो उतनी चीजें खत्म कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा मुसलमानों के लिए भी है, मुस्लिम मंच भी है ना, एससी एसटी एक्ट मोर्चा भी है उनके अंदर। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये जो जातिगत मोर्चा यही खत्म कर दें, सीधे एक हिंदू मोर्चा बना दें। काहे के लिए बनाया? पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ काहे के लिए बनाया है? मोर्चा क्यों बनाया है भारतीय जनता पार्टी? क्यों? क्या जरूरत है एससी एसटी एक्ट मोर्चे की? आप बताइए ना। वो जातिगत मोर्चे पार्टी बना के संगठन मजबूत कर रहे हैं। और आपको बता दें, पिछड़े वर्ग का जो अध्यक्ष होगा वो पिछड़ा ही होगा।
अल्पसंख्यक का जो अध्यक्ष होगा वो अल्पसंख्यक ही होगा, SC/ST का जो अध्यक्ष जो होगा मोर्चे का वो SC/ST ही होगा, ठीक है, वो वही अरे होगा। मनोज, तो मैं ये ये चीजें स्वीकार करी जाती हैं। तो जब ये चीजें आप स्वीकार कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारा संरक्षण है, काहे नहीं स्वीकार कर पा रहे हो आप? जी डॉक्टर केशव जी बोलिए। देखिए, मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आप अभी मुझे 1 मिनट तक बोलने दीजिए बिना म्यूट किए, ठीक है? तो थोड़ी देर पहले बाबा महाकाल जी मुझसे पूछ रहे थे कि ये सौगातें मोदी क्यों दिया आपने। मैं आपका उसको मैं जवाब दे सकता हूं। मैं आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन वो आपकी समझ है। तो 2024 चुनाव के पहले मोदी जी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। आपने दिया 400 पार सीट, 240 पे लाके रख दिया, बावजूद इसके कि मतलब राम मंदिर बना के दिया, जो पिछले 5 साल से उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे। ये मोदी के सरकार में ही तो हुआ ना। 3 तलाक का मतलब जो हटवाया, ठीक है, और 370 जो हटवाया, मतलब आपको वो सब देखकर भी आप मतलब आपकी आंखें नहीं खुली, तो वो क्या करे? वो भी एक राजनीतिक पार्टी। अब आप लोग हंस क्यों रहे हो? वो भी राजनीतिक पार्टी है, उसको भी मतलब सत्ता में रहना है। तो जब सत्ता में नहीं रही, तो आप जो ये पूछ रहे हो कि वक्फ एक्ट हटाओ, हाँ, फिर ये प्रेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाओ, ये सब कैसे हटेगा? सत्ता में रहेंगे तभी तो होगा। तो इसीलिए कह रहे कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, बोल बोल के हम थक गए हैं। राष्ट्रवाद के नाम पे आप लोग को पता नहीं क्यों इतनी मतलब मिर्ची लग जाती है। कोई अगर कह रहा है कि भाई एक हो जाओ और मतलब जागो हिंदू जागो, मजबूरी 10 हो साल में जाती है। क्या कर रहे थे? म्यूट करना जो है ना, वो भैया मजबूरी हो जाती है डॉक्टर केशव जी। मजबूरी इसलिए होती है, धारा 370 हटाई, उसका हम स्वागत करें? आपको मालूम है धारा 370 जब कश्मीर में लगी हुई थी, तो उस समय पे एक रणवीर दंड संहिता वहां पे लागू थी, जिसमें वर्णित था कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है। गौवंश, यहाँ तक कि मेल जो उसमें बैल और सांड होते हैं, उनमें से किसी का भी एक अंग की प्राप्ति पे 10 वर्ष का कठोर कारावास था, ठीक है, 1 लाख का जुर्माना था। 370 हटी तो रणवीर दंड संहिता भी समाप्त हो गई। आज आसपास के राजस्थान हरियाणा से लेके पूरा गौवंश जो है वो कश्मीर के माध्यम से पाकिस्तान पहुंच रहा है। मैं तो स्वागत करूं 370 हटने का। गौ हत्याएं होने लगे, इसके लिए हम 370 का स्वागत करें? दूसरी बात, राम मंदिर निर्माण पर मैं मोदी जी को तुम श्रेय दे रहे हो, तो अयोध्या में एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो 5 एकड़ गिफ्ट दे दिए हो, उसका श्रेय कौन लेगा? वो जो सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है भगवान राम की भूमि पे, काबा में, मक्का मदीना में जाके भगवान राम जी की एक मूर्ति रख के दिखा दो तुम। हमारे आराध्य देव की जन्म भूमि पे एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। पाकिस्तान में कितनी जगह तमाम मंदिर तोड़ दिए गए, कितनी जमीन दी गई आपको मंदिर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ अपने ही मंदिर पे, अपने आराध्य देवी देवताओं के मंदिर बनने का श्रेय तो हम मोदी जी को दें? अरे मतलब एक पिता की 2 लड़कियां हैं, बड़ी लड़की का अपहरण हुआ और अपहरणकर्ता ने ये कहा कि फिरौती में छोटी वाली लड़की दे के बड़े को छुड़ा लीजिए, और हमने बड़ी लड़की छुड़ा के छोटी लड़की अपहरणकर्ता को सौंप दी। इसमें उस पिता की जीत हुई कि हार हुई? आज खो ऐसे मंदिर निर्माण पे जो वहां ढांचा था जिसमें मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ते थे कभी कभी, उस ढांचे को तो आज तक बरकरार रखे हो। जब मुकदमा जीत गए तो ढांचा गिरा दिया क्या तुमने? और ढांचे के गुंबद के नीचे रामलला का घर गिरा था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। मैं बता चुका हूं, मैं भाजपाई हूं। और मंदिर बना कहां? उस ढांचे से 3 किलोमीटर दूर। जब 3 किलोमीटर दूरी तुमको मंदिर बनाना था, तो ढांचे को गिराने के लिए कार सेवा करा के कहा है, हजारों हिंदुओं के तुमने प्राण ले लिए वहां पे अयोध्या में, जब 3 किलोमीटर दूरी मंदिर बनाना था। मंदिर वहीं बना ना जहां का आह्वान किया था, रामलला में आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। क्यों नहीं वहां मंदिर बना? क्यों नहीं बना? और जब कोर्ट ने आदेश ने दिया था 5 एकड़ जमीन देने का, तो श्री श्री रविशंकर जी के प्रस्ताव पे आपने 5 एकड़ जमीन, आज वहां एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है। जहां कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, वहां पे 10 लाख मुसलमान अब नमाज पढ़ेगा, उनका पुस्तकालय बन रहा है। 2 लाख 2.5 लाख लोगों के एक साथ भोजन करने की व्यवस्था वहां हो रही है। अब जिस समय ट्रेनें भर भर के वहां पहुंचेंगे ना, तो अब की बार कार सेवा से काम नहीं चलेगा। कार सेवक जितने गए थे उससे ज्यादा तुम लाशें लेके आओगे। और ये मंदिर बनने की खुशी उन चूतियों को होनी चाहिए जिनके घरों में भगवान राम का मंदिर नहीं है। भगवान राम का मेरे हृदय में मंदिर है, हमें बाहर किसी मंदिर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़ी लड़की को देख छुड़ाने के लिए छोटी बिटिया को पेश करके हम जश्न मनाएं, हम उन लोगों में से नहीं है। हम पूज्य गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी के समर्थक हैं, और हम अध्यात्म पे और अपने धर्म पर
एक नंबर की बात करते हैं। मैं राजनीति से ओतप्रोत होकर बात नहीं करता हूं। जो बात हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी और हमारे शास्त्र करेंगे, मैं वो बात शास्त्र की मानूंगा, वो सनातन धर्म मानूंगा जो शास्त्रोक्त होगा। मैं संसद से पास हुए बिल को शास्त्र नहीं मानता हूं। राजनीतिक क्षेत्र के निर्णय के लिए मोदी जी स्वतंत्र हैं। धार्मिक क्षेत्र के निर्णय के लिए मोदी जी का कोई निर्णय स्वीकार नहीं है। धार्मिक क्षेत्र के निर्णय के लिए 100 करोड़ हिंदुओं के सर्वोच्च गुरु सनातन धर्म के पूज्य गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी हैं, उनके आदेश का पालन करूंगा। मैं मोदी जी को नहीं मानूंगा और ना मैं योगी जी की धर्म के मामले में कोई निर्णय मानूंगा। तो कश्मीर के 370 कितने हिंदू बस गए? 1990 में 87 सांसदों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन था वीपी सिंह सरकार में। वहां से कश्मीरी ब्राह्मणों और हिंदुओं का पलायन और हत्याएं हुई थी। 370 हटाने के बाद क्या मोदी जी ने उन हिंदुओं को दोबारा बसाया वहां? वो तो बेचारे आज भी शरणार्थी बन के कैंप में रह रहे हैं। किसी मकान का नंबर बदल के 786 की जगह हम 370 कर दें और रहे उसमें रहे हो अब्दुल सलीम और गनी, तो किस बात की खुशी है? मकान नंबर बदलने से वो हिंदुओं का मकान हो जाएगा क्या? ये दोगली नीतियां हैं, ये स्वीकार नहीं है और ना कभी कर पाएंगे। आप अपना डॉक्टर केशव जी, आप अपना जो हिंदुत्व का एजेंडा है ना, हम प्रखर हिंदूवादी हैं, लेकिन हमको प्रवीण तोगड़िया अशोक सिंघल का हिंदुत्व स्वीकार है। हमको वो अयोध्या मंदिर के जो अध्यक्ष है ना चंपत राय, उनका हिंदुत्व हमको स्वीकार नहीं है और ना इनका हिंदुत्व हमको स्वीकार है। वो हिंदुत्व नहीं है। देश के हिंदुओं को सशक्त हिंदुओं के नेतृत्व की जरूरत है। और क्या आप क्या बता रहे थे कि 400 पार का नारा दिया था हम लोगों, मतलब मोदी जी हार जाएं तो वो हिंदुत्व का है और जीत जाएं तो क्या कहेंगे कि बिना इस्लाम की कल्पना के हिंदुत्व की कल्पना व्यर्थ है। तब वो ये बताएंगे। फिर वो जीतने के बाद बयान देंगे कि अंबेडकर की वजह से बना मैं प्रधानमंत्री, वोट दें सारे हिंदू। और अगर हार जाए तो हिंदुत्व कलंकित है और अगर जीत जाए तो महामानव है, भगवान विष्णु का अवतार है। तो ये सवाल ही नहीं उठता है। इंसान इंसान रहता है, इंसान भगवान नहीं हो सकता। भगवान के आचरण पे चल सकता है, भगवान के गुणों को अपना सकता है, लेकिन इंसान इंसान ही रहेगा। इंसान की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती। और डॉक्टर साहब, अब कृपया मैं क्षमा चाहता हूँ, हम आपके विचार सुन नहीं पाएंगे। हम आपसे बहुत क्षमा चाहते हैं। मेरे स्पेस का बहुमूल्य समय है और वो बर्बाद होगा। हम आपके विचारों से सहमत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्पेस में अन्य भाई हमारे बोलना चाहते हैं। अजीत भैया बोलिए। अजीत भाई, आप अपनी बात रखें। आपने म्यूट कर रखा है। ये बोल रहा था, मैं बोलिए। केशव सर से 3-4 पॉइंट पूछना चाह रहा था। मैं पूछ सकता हूँ ना केशव सर? नहीं, वो भैया समय बर्बाद करना है। देखिए, एक बात हम आपको और बता दें कि जो भांग उनको समझाने से अच्छा दीवार में 5-6 बार खोपड़ी मार लो, थोड़ी देर दर्द करेगी, बाद में आराम फिर भी मिल जाएगा। वो कोई मतलब नहीं है वहां पे। वो रबर की जो गेंद होती है ना, उसको चाहे जितना दबाओ वो उतनी देर ही आकार बदलता है जितनी देर दबी रहती है। छोड़ दोगे वो तुरंत फिर गोल होके कूदने लगेगी। कोई फायदा नहीं है उससे। बोलिए अजीत भैया, आप अपनी बात रखिए। नहीं मनोज भाई, खोपड़ी क्यों मारना जाए? खून निकलेगा तो दलित डॉक्टर सरकारी अस्पताल में बैठा है, दवा कैसे होगी? हम खोपड़ी नहीं मार पाएंगे। दलित चारों तरफ जो है डॉक्टर हो गए। डॉक्टर केशव जी, दलित डॉक्टरों से दवा कराइए। आपकी पार्टी खूब सपोर्ट करती है उसको और जातिवादी नीतियों की सपोर्टर है। सरकारी हॉस्पिटल में आप खोपड़ी से तो मारेंगे नहीं अपनी जो है दीवार में तो हम मारेंगे। आप तो परेशान होके जो है पता नहीं आप जो है चालाकी से खोपड़ी अपनी बचा लेंगे। अगर संजोग से क्या पता परेशान हो जाएंगे हमारी बातों से या हम लोगों की बातों से, तो आप खोपड़ी मारने लगेंगे और दवा कराएंगे जो है मेरिट वाले डॉक्टर से और सपोर्ट करेंगे उसको जो कि जो है मतिमंद डॉक्टर को